दोस्तों अभी कल ही की बात है जब ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइल दाग दी। हालांकि इजराइल का कोई नागरिक नहीं मरा, एक फिलिस्तीन नागरिक मर गया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके सर पर मिसाइल गिरी। कुछ मिसाइल जॉर्डन में भी गिरी है। लेकिन यहां पे प्रश्न आता है कि जब 181 मिसाइल्स ईरान इजराइल पे दाग चुका है तो अब इजराइल क्या करेगा और इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल 2023 में 7 अक्टूबर को जिस प्रकार से हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने इजराइल पे हमला किया और इजराइल के 1200 लोगों को मार दिया, उसके बाद इजराइल ने बदला लेते हुए गाजा में हमला कर दिया और गाजा में हमास को खत्म करने के चक्कर में हजारों निहत्थे लोगों की जान गई। लेकिन अब गाजा पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमास के लीडर को भी मारा जा चुका है। लेकिन हमास के लीडर को मारने के बाद इजराइल ने अपना मोर्चा लेबनान की तरफ घुमा लिया और लेबनान की तरफ घुमाने के कारण क्या है और अब इजराइल क्या करेगा, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ईरान का मिसाइल अटैक, अब इजराइल क्या करेगा। आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही है, एक तरफ है बेंजामिन नेतन्याहू और एक तरफ है ये ईरान के प्रधानमंत्री, है ना, खोमेनी नाम है इनका कुछ तो ये दो लोग भी हैं, राष्ट्रपति हैं ईरान के, और ये बेंजामिन नेतन्याहू जो हाल फिलहाल चर्चा में है। अब बात ये आती है कि एक्चुअल में लड़ाई किस किस के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो यहाँ पर मेन किरदार है वो है इजराइल का। इजराइल जो कि मिडल ईस्ट में एक बसा हुआ छोटा सा देश है जिसने सारे मुल्कों के नाक में दम कर दिया है। इसके आजू बाजू सारे इसके दुश्मन है लेकिन इसके बाटे कोई नहीं जाता, ये अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन ये इतना पावरफुल है कि इसने कुछ दिन पहले लेबनान में जो पेजर अटैक करवाया उसमें भी उसने कई लोगों की जान ले ली। और पूरी दुनिया हैरान है कि ये इजराइल वाले है क्या एक्चुअल में। ये चाय पीकर आते हैं, फिर हमला करते हैं, फिर शांति से बैठ जाते हैं, फिर हमला कर देते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो हमास जो कि पिछले साल से चर्चा में है और हमास के लीडर को भी इजराइल सेना मार चुकी है और हमास का खेल खत्म हो चुका है। हमास के बाद अब इजराइल ने अपना मोर्चा मोड़ दिया है हिजबुल्लाह की तरफ और हुती की तरफ। ये हुती क्या है, तो हुती यमन उग्रवादी हैं जो यमन देश में रहते हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है इन तीनों को, तो इन तीनों को सपोर्ट करने वाला एक शिया बहुल देश है। शिया बहुल मतलब मुस्लिमों के दो पंथ हैं जिसमें एक शिया और एक सुन्नी। तो ये शिया बहुल देश ईरान, ये तीनों को सपोर्ट करता है किसके खिलाफ में, इजराइल के खिलाफ में। अब इस कहानी की शुरुआत कब होती है, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1948 में जब इजराइल बना। अच्छा, इजराइल बना तो इजराइल कैसे बन गया, क्या इजराइल के लोग सीधा वहां पर आके बस गए? तो यहां पे जो यहूदी लोग आए, इन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ के गरीब मुसलमानों की जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद कुछ दिनों बाद इस जमीनों पे अपना कब्जा बताने लगे और यहाँ के एक्चुअल लोगों को बोले कि अब तुम यहाँ से निकलो। तो उस समय पे जब एक्चुअली देखा जाए तो इनकी जमीन से इनको बेदखल कर दिया गया। यहाँ जो पहले लोग रहते थे फिलिस्तीन में, और सारी दुनिया ने बाद में इजराइल का सपोर्ट किया। यूएन ने खुद इजराइल का सपोर्ट किया है फिलिस्तीन के खिलाफ में, इसलिए वो लोग चिड़े हुए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि फिलिस्तीन के लगभग 60,000 लोग पलायन कर गए लेबनान में और ये साउथ लेबनान में जाके बस गए। अच्छा, अभी यहां से गए तो इनके मन में तो गुस्सा तो होगा ना, तो इन लोगों ने अपनी वहां पर एक संगठन बनाई जिस संगठन को हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। अच्छा, हिजबुल्लाह बनाने के पीछे था कौन, तो हिजबुल्लाह बनाने के पीछे था पीएलओ। पीएलओ क्या है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाने वाले कौन थे, तो ये थे यासिर अराफात। यासिर अराफात ने फिलिस्तीन में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। मतलब ये फिलिस्तीन है, इस फिलिस्तीन को हमें लिबरल करना है, स्वतंत्र करना है, इसलिए इन्होंने अपनी आर्मी बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसको सपोर्ट करता है, तो हिजबुल्लाह को बनाने में इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि लेबनान में, साउथ लेबनान में रह के नॉर्थ इजराइल पे हमला करना और नॉर्थ इजराइल में हमेशा के लिए हमला करते रहना। और ये लोग ये कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन अब हुआ ये कि जैसे ही इजराइल ने गाजा पर पूरे तरीके से पकड़ बनाई, उसके बाद इजराइल की सेना घुस गई लेबनान में और लेबनान में कहर ढाने लगे। और लेबनान में कहर ढाने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह का जो प्रमुख था उसका नाम था हसन नसरल्लाह, इसको इन्होंने मार दिया। फिर क्या था, पूरी दुनिया में हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा वाली बात आने लगी है ना। तो हसन नसरल्लाह के मरने के बाद ईरान को कहीं तो भी लगा कि जिस प्रकार से हमारे पूरे लीडरों को मार रहा है, ये तो हमारी नाक कटने वाली बात है ना। और कल ही बेंजामिन नेतन्याहू ने एक भाषण में कहा कि ईरान कर क्या लेगा। अब ईरान को कहीं ना कहीं लगा कि यार हमारी तो साख पे बनाई है, और इसीलिए ईरान ने कल रात में यहां से अब देखिए, यहां से जब ईरान ने हमला किया तो उसके मिसाइल्स ने इराक को क्रॉस किया है, सीरिया को क्रॉस किया है और फिर इजराइल पहुंची है, या फिर इराक को क्रॉस किया है, जॉर्डन को क्रॉस किया और फिर इजराइल पहुंची है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी के टेरिटरी में से मिसाइल भेज रहे हैं
तो इनके इनके प्रभुत्व को कहीं ना कहीं धक्का लगा है ना। अब ये बात यूनो ने कहना चाहिए कि ईरान ने गलत किया, लेकिन यूनो के जो हेड है कौन, गुटेरस, उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि ईरान ने गलत किया है। चलो ठीक है, ईरान ने गलत किया है। अब बाकी देश तो ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है ईरान ने गलत किया है, फ्रांस भी कह रहा है ईरान ने गलत किया है, अमेरिका तो कह ही रहा है कि ईरान ने गलत किया है। अमेरिका ने तो अपनी सेना भी भेज दी इजराइल के सपोर्ट में। ओके, तो अब यहां पर जब 181 मिसाइल्स गिरी हैं, उसमें से कुछ जॉर्डन में गिरी है, एक दो, कुछ फिलिस्तीन में जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये वेस्ट बैंक वाले एरिया में भी गिर गई है, यहां पर भी गिरी है ना। तो यहां पर भी गिरी है, यहां पर भी कुछ वीडियो सामने आए कि फिलिस्तीन में भी गिर गई है। तो ठीक है, अब गिर तो गई है। अब देखो, अब सीधा प्रश्न है कि इसका फल तो ईरान को भुगतना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तुमको पे तो करना पड़ेगा जो तुमने हम पे हमला किया है। कोई लोग नहीं मरे, सारे के सारे बंकर्स में छुपे हुए थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि इजराइल का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने टारगेट किया था इजराइल की जो राजधानी हम मानते हैं तेल अवीव को। अब तेल अवीव को जो टारगेट किया था, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। वो नुकसान सामने आने वाले समय में सामने भी आएगा। अब इजराइल कुछ दिनों में रिटेंशन करेगा, बदला जरूर लेगा। अब इजराइल के पास दो ऑप्शन है। एक तो ईरान का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसको तबाह कर दे, जैसे इसके पहले किया था, है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि इजराइल के बैकबोन को तोड़ देना। अब इजराइल की बैकबोन क्या है, तो इजराइल है तेल एक्सपोर्टर, और हाल फिलहाल तो वैसे भी इसके ऊपर बंदी, इससे तेल कोई खरीद नहीं रहा है। भारत खरीद रहा था, भारत ने भी काफी दिनों से ईरान से तेल नहीं खरीदा है। तो अगर इजराइल चाहे तो ईरान के जो तेल के बंकर्स बने हुए हैं, जो स्टोर करके रखा हुआ तेल है, उसको उड़ा दे, तो ईरान के तो हाल खराब हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि सीधा एक काम क्यों नहीं करता इजराइल, F-50 F-35 नाम के जो इसके फाइटर प्लेन्स हैं, वो सीधा सीधा हमला कर दे डायरेक्ट ईरान पे। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ इधर में चाइना और रशिया जो कि ईरान को सपोर्ट करने के चांसेस हैं, और इस चक्कर में थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और इसीलिए इजराइल सीधा कदम उठाकर ईरान पर हमला नहीं करेगा। वो उनके एक तो तेल बंकर्स उड़ाएगा या फिर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने की कोशिश करेगा। अगर यहां पर इजराइल सीधा हमला कर देता है, तो आप तैयार हो जाइए तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में भी हो सकता है रशिया और चीन सामने आ जाए। क्योंकि जिस प्रकार से रशिया के विरोध में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, तो हो सकता है कि इजराइल के अगेंस्ट में ईरान को सपोर्ट करना रशिया शुरू कर दे और अपने मिसाइल्स। और हाल फिलहाल कुछ दिन पहले पुतिन ईरान जा चुके हैं और ईरान को अपनी मिसाइल्स ऑफर कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये समय दुनिया के लिए बहुत भयावह होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।